अपडेट लेंगे रोहित। चतुर्वेदी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जहां एक और कहा जा रहा है कि हम 4-5 सीट जीतने जा रहे हैं, महागठबंधन कह रहा है। आप अंदाज लगाइए कि कुल 4-5 सीटों को जीतने की बात करते हैं, उन प्रत्याशियों के आगे जिनको के लड़ाने के लिए जा रहे हैं, उनके मनोबल का क्या होगा। क्या अगर यही स्थिति है तो ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए इस चुनाव को जीतकर 4 जून के बाद सरकार बनाने जा रही है, कहीं कोई टक्कर नहीं है। इन लोगों के मनोबलों का कोई पता नहीं। जिस तरह के अभी यहाँ खजुराहो में हुआ है कि महागठबंधन प्रत्याशी का निरस्त हुआ है नामांकन पत्र, और वो इस वजह से हुआ है कि वो दस्तखत करना भूल गई थी। ये कितनी हास्यास्पद बात है। वो खुद मीरा यादव पूर्व में विधायक रही हैं, उनके पति विधायक रहे हैं, गठबंधन के और नेता रहे होंगे उसमें सब तरह के, और दस्तखत करना भूल जाएं, इसका सत्ता पक्ष के लोगों पर आरोप लगाएं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, मेरे सूत्रों का कहना है और मेरी जानकारी है कि ये जानबूझकर किया गया है। मतलब आपका ये कहना है कि भाई गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो डरे हुए थे और इसी डरे वजह हुए से। नहीं थे। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत को महागठबंधन में बहुत से लोग, कोई आपसी मतभेद है या कोई अन्य बात है, ये सब मान चुके हैं कि हम हार रहे हैं। ये आरोप तो किसी पर भी लगा देते हैं जब बात करते हैं, मीडिया पर आरोप लगाते हैं, अन्य दलों पर आरोप लगाते हैं, जनता पर आरोप लगाते हैं, लेकिन जनता देख रही है। वोटर बहुत समझदार हो गया है। वो देख रहा है कि अगर ये हाफ हार्टेड होकर चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका मतलब उपचुनाव में जनता को, प्री पोल में जाना पड़ेगा जनता को, जो है मध्यावधि चुनाव में जाना पड़ा तो देश के ऊपर एक कर्ज आएगा, देश का पैसा खर्च होगा। महंगाई को जनता भी समझ रही है, लेकिन अगर मध्यावधि चुनाव आएगा तो ये भी खर्चा जनता पर आएगा। मुझे नहीं लगता कि जनता महागठबंधन को, कुछ उनके चाहने वालों को छोड़कर गंभीरता से ले रही है। निश्चित तौर पर महंगाई के मुद्दे को विपक्ष जरूर भुनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जनता भरोसा नहीं जता रही है। शायद ये है कि भाई ये सारी मुद्दे जो हैं वो जनता को कबूल है। राजेश, आप देखिए कि छिंदवाड़ा पर जितनी चर्चा, आज पोलिंग के दौरान भी छिंदवाड़ा पर जितनी चर्चा हो रही है, ये छिंदवाड़ा महागठबंधन के जो है बल की चर्चा नहीं है। ये चर्चा सारी कमलनाथ के कमलनाथ अपने, उन्होंने बिल्कुल जो सेंट्रलाइज हो गई है, सन बिल्कुल सही कह रहे 80 हैं। से ठीक है। वहां पर जो किया है, जी। ये उस पर सब लोग कबड्डी खेलने का प्रयास कर रहे हैं, और किसी सीट पर ये अन्य 5 पर क्या कहीं यही वजह है गद्दारी जो से कोई नहीं बोल कांग्रेस रहे का हैं। बड़ा नेता छिंदवाड़ा पहुंचा भी नहीं प्रचार प्रसार के लिए, सिर्फ कमलनाथ के भरोसे ही छोड़ दिया गया छिंदवाड़ा को, और वो जिम्मेदारी भी कमलनाथ की है कि कैसे छिंदवाड़ा को बचाना है। देखिए, कमलनाथ की ही ये प्रभाव रहा होगा कि जो वहां के मेयर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए थे, आज पोलिंग शुरू होने के बाद वो वापस उन्होंने अपील कर दी कि जो है कांग्रेस को वोट दे दिया जाए, और ये कांग्रेस को नहीं, ये वोट उन्होंने जो है कमलनाथ के लिए मांगा, उनके बेटे नकुलनाथ के लिए इसके मांगा। पीछे की वजह क्या हो सकती है चतुर्वेदी जी? पहले महापौर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लेते हैं और फिर अचानक से आकर जो है वो वापस कमलनाथ के साथ हो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो नेता भाजपा में छोड़कर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं वहाँ पूछ परख नहीं मिली हो इनको, तो उसका ही नतीजा है जो वापस आ गए? राजेश, सबसे बड़ी बात, ये वो दौर नहीं है जहां आस्था के साथ किसी राजनीतिक दल में लोग जाया करते थे। मुझे अपना छात्र जीवन 80 से पहले का याद है कि जो राजनीति में आते थे वो बाकायदा पढ़ाई किया करते थे। किसी का आदर्श मार्क्स होता था, किसी का लेनिन होता था, किसी का गांधी होता था। इसके बाद अब स्वार्थों के लिए राजनीति में लोगों ने आना शुरू किया, जहां जब जैसा स्वार्थ दिखाई दिया वही तत्काल चल देते हैं। जनता को बस एक बात कहते हैं कि जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए आप देख लें, 80 के बाद और विशेषकर 84 के बाद
जो भी लोग राजनीति में उभर कर आए हैं वो धन कुबेर बनने के लिए आए हैं, ना कि जनता की सेवा करने। चलिए, ये उनकी खुद लेकिन की देखिए महत्वाकांक्षा यहाँ पर जी तलाशने वाली बात हो जाती है कि नेता जो होते हैं वो सियासत में आते हैं राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए, और यही वजह है कि दल बदल का सिलसिला जो शुरू होता है। संदीप जी, आप कैसे देखते हैं, अगर भाजपा ने ये रणनीति अपनाई है और जिस तरह की सेंधमारी की है, कई कांग्रेसियों को भाजपा में शामिल कर लिया, और जो भाजपा जो लक्ष्य लेकर चल रही है अब की बार 400 400 पार, या मध्य प्रदेश में हम बात करते हैं कि क्लीन स्वीप की तैयारी में है, तो भाजपा इन दल बदलू के सहारे अपना लक्ष्य पाने में कामयाब होगी? देखिए राजेश, पहली बात तो जो बीजेपी ने एक नारा दिया है अब की बार 400 पार, कहीं ना कहीं इसे लेकर के अगर हम ये कहें कि जो दल बदलू जो इनके साथ आ रहे हैं उसको लेकर के कॉन्फिडेंट है बीजेपी, तो ऐसा नहीं है। उसका अपना देखिए, जैसे शुरू में ही जो बात हो रही थी कि यहाँ चुनाव खत्म होते ही विधानसभा का, आप देखिए कि लोकसभा की तैयारी उसी समय शुरू हो गई थी, और बीजेपी इतना सिस्टमेटिक और चीज़ों को इस तरीके से लेकर के चलती है कि उसे कोई शक या सवाल नहीं रह जाता है। देखिए उसने क्या किया, जैसे ही चुनाव खत्म हुए उसके बाद लगातार ये बैठकों का दौर, चाहे मध्य प्रदेश हो या देश में भी। और दूसरा क्या है कि जो एक राम मंदिर मुद्दा, इस समय वो मुद्दा तो नहीं दिख रहा है लेकिन उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा गहरा है। उसका कारण देखिए कि 22 जनवरी को रामलला का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उसको ऐसा इवेंट सा पूरा देश भर में बनाया गया, या कहीं तो बीजेपी ने बना दिया। जगह जगह घर घर में पीले चावल बांटे, कार्ड बांटे, मतलब उस मंदिर के थ्रू एक एक कार्यकर्ता, एक पार्टी, एक एक आदमी से कनेक्ट हुई। देखिए वो मुद्दा कहीं ना कहीं इंटरनली काम किया, कांग्रेस ने उसमें जाने का विरोध किया, तो वो मुद्दा जो बन नहीं रहा था, वो केवल एक इन्विटेशन था, वो मुद्दा बन गया कांग्रेस का विरोध करते ही। उसके बाद लगातार देखिए, जैसे ही आपका बजट सत्र में जो अंतिम भाषण था प्रधानमंत्री मोदी का, उसमें मोदी जी ने कहा था कि अब अगली जो सरकार हमारी आएगी, हम भारत को दुनिया की तीसरी इकनॉमी बनाएंगे। यानी बात विकास की भी की और मंदिर के मुद्दे को लेकर के वो घर तक गए, लेकिन वो मुद्दा आज की डेट में देखिए कहीं नहीं दिख रहा है। ना तो कोई बीजेपी का चाहे बड़ा नेता हो या छोटा, ये बात जरूर कह रहा कि मंदिर हमने बनाया है, रामलला को वहाँ पे ये वो दिया, मोदी लेकिन जी वो ने भी मुद्दा खुद ये नहीं इस था। बात से मना किया था जी कि कोई भी बिल्कुल राम के नाम पर वोट नहीं मांगेगा नहीं, और इसको चुनावी मुद्दा नहीं बिल्कुल। बनाना है। लेकिन राजेश बचना देखिए, है इस बयान से, ये मोदी जी की खुद की नसीहत थी, और नहीं यही वजह है कि बीजेपी का कोई नेता जिक्र भी नहीं नहीं, किया। लेकिन देखिए आप एक चीज़ को, वो तो ज़रूर उन्होंने ये बात कही, लेकिन जिस तरीके से एक पूरा इसको इवेंट बनाया, वो घर घर तक पीले चावल और इनविटेशन ये लेकर के पहुँचे, तो कहीं लोग अपने आप ऑलरेडी कनेक्ट हो गए, उस मुद्दे की ज़रूरत नहीं थी। लोग इंटरनली कनेक्ट हो गए और इंटरनली वो मुद्दे ने काम किया है, और लोग उसमें जो वोट हो रहा है उसमें भी उसकी बहुत भागीदारी है। हाँ, रही बात जो विकास की बात हम लोग कर रहे हैं कि विकास एक मुद्दा है कि नहीं है, उसको देखिए कि जितने भी विकास की योजनाएं केंद्र सरकार की रही या राज्य सरकार की, क्या हुआ कि उसको प्रचार करने के लिए सरकार ने क्या किया कि घर घर इसके अपने कैंडिडेट जो बीजेपी के नेता थे वो घर घर गए और लोगों से उन योजनाओं का फीडबैक लिया और अपनी योजनाओं के बारे में उन्हें बताया। तो कहीं ना कहीं ये योजना जो विकास की बात हो रही वो भी लोगों तक पहुंची, यानी बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता एक एक घर तक पहुंचा। शायद यही कारण है कि जो इंडी गठबंधन था, वो बातें तो बहुत होती रही कि इंडी गठबंधन मिलकर एक साथ कर रहा है, लड़ रहा है, और पूरे देश भर में मोदी विरोध में जो वोट हैं वो इंडी गठबंधन को पड़ेंगे। लेकिन आप देखिए चुनाव आते आते ये सब चीज़ें, ये सब बातें एकदम ख़त्म हो गई। अभी चुनाव से पहले ही सब चर्चाएं जरूर थी कि इंडी गठबंधन टक्कर देगा, यानी या तो मोदी, देखिए देश में एक ही मुद्दा रहा, या मोदी का विरोध में, तो मोदी वाला मुद्दा तो चल रहा है, लेकिन जो मोदी के विरोध वाला जो लोग थे वो कहीं ना कहीं सब घट गए। तो जो 400 पार की जो बात कर रहे हैं वो फील्ड में कहीं ना कहीं दिखता है। और यह लगातार जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि मोदी चाहे मध्य प्रदेश हो या देश के किसी भी हिस्से में प्रचार कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले देखिए दमोह में मोदी थे और उन्होंने अपनी गारंटी की बात की है। तो ये सारे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं इंटरनली काम कर रहे हैं और जनता इसको देकर के बूथ तक जा रही है। अब देखिए बाकी तो 4 जून को ही पता चलेगा कि किसको पसंद कर रही है जनता या किसे नहीं कर रही है, लेकिन एक जो दिख रहा है उस हिसाब से जो अंदाज़ा लगाया जा सकता है वो लगभग यही है। जी
तो ये यहाँ पर ये मान लीजिए कि जिस तरह से आपने बताया कि मोदी की गारंटी और राम मंदिर को जो आपने बताया, जो माहौल भाजपा ने बनाया है, जी इसे हम माहौल ही कहेंगे बिल्कुल कि बिल्कुल। पूरे देश को राममय कर दिया। और भाजपा तो वैसे भी माहिर है चतुर्वेदी जी माहौल बनाने के मामले में, बढ़िया माहौल बनाया। तो अब सिर्फ दो ही फैक्टर रह गए, एक मोदी फैक्टर और एक राम मंदिर का फैक्टर। क्यों सुनील जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? ना, मैं और बिल्कुल ये इस बात से प्रत्याशियों आप को पूरी तरह से फायदा पहुंचाएगा। ना, जो अभी सिन्हा जी ने कहा है, मैं इससे पूरा इत्तेफाक रखता हूँ। बड़ा सिस्टमेटिक वे में वो चुनाव को चला रहे हैं। ये लोग जब संघर्ष कर रहे थे कि कौन लड़ेगा तब तक वो अपना पूरा काम कर चुके थे। यहाँ देखिए, राम मंदिर का तो मुद्दा है, राम मंदिर बन चुका। कृष्ण जन्मभूमि के लिए अभी देखिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो फ्रंट पर कहती थी कि हम सबसे बड़े योद्धा हैं, उसको मुसीबत पैदा हो रही है। डिम्पल यादव मैनपुरी से लड़ रही हैं, अखिलेश यादव की पत्नी हैं, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की पुत्र वधू हैं। उन्हें वहां दिक्कत हो रही है क्योंकि यादव सीट जिस पर यादव बाहुल्य क्षेत्र है, वहां यादवों को ये चीज अपील कर रही है कि जो उनके आराध्य, जिनके वो डिसेंडेंट हैं, कृष्ण जी की जन्मभूमि पर जो मंदिर है, वो भारतीय जनता पार्टी बनवा सकती है। समाजवादी पार्टी अपने राजनीतिक कारणों से वो कभी नहीं बनवा पाएगी। और ये वही फैक्टर नहीं करेगा, मध्य प्रदेश में भी करेगा। यहाँ के मुख्यमंत्री ने कृष्ण का जहाँ जहाँ से निकलना हुआ है, जो स्थान है, जी वहाँ पर जो है उनको धार्मिक स्थल घोषित करने का, भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है, वो भारत की जनता के मनोदशा को, धार्मिक मनोदशा को, यहाँ के हर प्रकार के सोच को बड़ी अच्छी तरह से समझकर उस पर काम कर रहा है। दूसरी तरफ ये लोग जितना 4 कदम सियासत में चलना चाहते हैं, उससे ज़्यादा 8 कदम ये आपस में उलझ जाते हैं। वो चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या कोई भी हो। जनता जो है गठबंधनों को देख चुकी है। जनता जानती है कि इनके गठबंधनों की जब ये वायदे करते हैं चुनाव पे, उसके बाद इनके इस आपसी स्वार्थ में ये आपस में लड़ जाते हैं। तो ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त फ्रंट फुट पर है और महागठबंधन उससे लड़ने का, दो हाथ करने का प्रयास तो पूरा करता दिख रहा है, लेकिन उनकी वो मानसिक रूप से मनोदशा बन नहीं पा रही है। तो शिकस्त दे भी कैसे पाएंगे? अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी लगातार भ्रष्टाचार को हथियार बनाकर पूरे गठबंधन को घेर रहे हैं। और उन्होंने ये भी जिक्र करा कि भाई आधे जेल में हैं और आधे बेल में हैं। ये सीधा सीधा इशारा था उनका केजरीवाल को लेकर और सोनिया और राहुल गांधी को लेकर। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, आप प्रधानमंत्री मोदी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो जब मध्य प्रदेश में आते हैं, अगर वो अपने प्रदेश अध्यक्ष के क्षेत्र में जाते हैं तो उनके गुणों का गुणगान करते हैं। जब घर का पिता अपने बच्चों का गुणगान करता है तो सुनने वालों को लगता है परिवार में एका है, ये लोग एक होकर आगे चल पाएंगे। कहीं वो अपने मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं, कहीं अन्य लोगों की तारीफ करते हैं। वहाँ वो ये नहीं कहते मैं मोदी, वहाँ वो ये कहते हैं इनके ये गुण हैं, इनके ये गुण हैं। ये चीज़ें भी वहाँ दूसरी तरफ देखिए, आप क्रेडिट ना ले गठबंधन के जाते। बड़े नेता किसी की तारीफ नहीं खुद करते। क्रेडिट ना ले जाते हुए अपने हाँ। कामों का क्रेडिट जनता को देना, यही मोदी की खासियत है। और कहीं ना कहीं यही से उनकी लोकप्रियता की शुरुआत भी होती है, इसी वजह से वो इतने लोकप्रिय भी हो जाते हैं। संदीप जी, इस बार देखिए गठबंधन का जिक्र चला तो फिर राहुल गांधी की भी बात होती है। एक तरफ पूरा इंडी गठबंधन काम कर रहा था और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी निकल पड़े भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर। भारत जोड़ो यात्रा तो उन्होंने विधानसभा चुनाव के पहले निकाली थी, उसका तो कोई असर दिखाई नहीं दिखा, वो तो बेअसर साबित हुई। लेकिन इस बार फिर राहुल गांधी जिस तरह से एकला चलो की राह पर यात्रा निकालने पहुंच गए, और एक तरफ राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे थे और दूसरी तरफ यहाँ पर कांग्रेस में टूट फूट मची हुई थी। आपको लगता है कि इस यात्रा का कुछ असर होगा? देखिए, सबसे पहले तो इंडी गठबंधन, शुरुआत हुई इंडी गठबंधन से।
इंडी गठबंधन यहाँ अभी सीटों को लेकर के उलझा रहा और राहुल गांधी अपना यात्रा पे निकल गए। ठीक है, अब देखिए मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में ये इंतज़ार था कि कब राहुल गांधी यहाँ मध्य प्रदेश से गुजरें, यानी उसी को कांग्रेस कहीं ना कहीं एक चुनावी शंखनाद के तौर पे देख रही थी। अब ये मार्च के लगभग फर्स्ट वीक में राहुल गांधी आए और निकल गए, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट जो इफ़ेक्ट की बात थी ऐसा कुछ अगर हम जर्नलिस्टिक उससे देखें तो नहीं दिखाई पड़ा कि उसका बहुत असर हुआ हो मध्य प्रदेश में। ऐसा माना जा रहा था कि उस समय ये टिकट भी फाइनल हो जाएंगे, वो भी नहीं हुआ। बहुत सारे नेता ये दावा कर रहे थे कि कुछ लोग कांग्रेस से जुड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी चीज़ देखने को नहीं मिला जिससे ये लगे कि मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा जो कांग्रेसी हैं इनमें आपस में बहुत अच्छा समन्वय है और कहीं ना कहीं इसका कोई इम्पैक्ट भी है। जी, मध्य प्रदेश की राजधानी में राहुल गांधी, ये ज़रूर हो सकता है सुनील जी कि भले ही राहुल गांधी सफल ना हो यात्रा में, लेकिन खुद की ब्रांडिंग करने में तो सफल हो गए होंगे। भाई राहुल गांधी जो है एक ऐसा नेता है जो यात्रा के ज़रिए निकला और लोगों से सीधा जुड़ाव किया। इसको 24 की तैयारी के तौर पर ना देखें, आगे चल के इसका लाभ मिल सके कि भाई राहुल गांधी अब ऐसे नेता हो गए हैं कि वो लोगों के बीच जाते हैं, आम मतलब जिस तरह से उनके बीच जुड़ना, उठना, बैठना। तो ये इसका फ़ायदा आने वाले समय में क्या राहुल गांधी को मिल सकता है? ये कांग्रेस ने एक तरह से उनकी ब्रांडिंग करने की कोशिश की। देखिए, आने वाले समय में क्या होगा, सियासत में अगले 7 दिन का पता नहीं होता कि कौन सी ऐसी घटना जो राजनीति के अंदर सब कुछ बदल कर रख दे। लेकिन अभी जो चर्चा है वो 24 के लोकसभा चुनाव की है। 4 जून के बाद को जब रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद सरकार बनने की है। अगले 5 वर्ष में क्या होगा, अभी इसकी बात चल रही है। और जब इसकी बात चल रही है तो आप स्पष्ट देखें। एक मिनट कोट, इस चुनाव को तो मोदी जी खुद कहते हैं कि 24 की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो विजन लेकर चल रहे हैं 2947 तक का। नहीं, तो विपक्ष वो भी तो यही खुद कहने 24 की बात तो बीजेपी खुद भी नहीं कर रही है। राजेश, विपक्ष भी यही कहने लगा है। विपक्ष भी एक्चुअल में 24 की बात ही नहीं कर रहा है। जो बात अब कभी की बात नहीं कर रहा है। जो बात अभी आप राहुल गांधी की ब्रांडिंग ही कर रहे थे ना, एक्चुअल में देखिए अगर आप जो न्याय यात्रा लेकर के राहुल निकले, अगर आप उसको पीछे से देखें थोड़ा सा, कि जिस समय इंडी गठबंधन देश में या तो मोदी या मोदी के विरोध, ठीक, इसका पूरा उसने एक नींव रखी और इस चीज़ पे चर्चा होने लगी कि आखिर इस गठबंधन का, इंडी गठबंधन का हेड या नेता कौन बनेगा, अगर आज आता है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा। कांग्रेस ने बहुत कोशिश की उसी समय कि किसी तरीके से राहुल को का नाम आगे बढ़ाया जाए या कांग्रेस से ही कोई निकले जो इसको लीड करे पूरे गठबंधन को। तो उसी समय क्योंकि इसको कहीं ना कहीं जो गठबंधन के बाकी घटक दल थे वो राहुल के नाम को लेकर के एक्सेप्टेंस नहीं थी और फिर कांग्रेस को भी ऐसा लग रहा था कि इनके नाम को वो कैसे आगे प्रपोज करे। तो एक कारण ये भी है कि उसी समय देखिए कि राहुल ने अचानक ये एक यात्रा ऐलान कर दी कि हम जो है एक नया यात्रा निकाल रहे हैं, जिसकी शुरुआत उसने मणिपुर से शायद शुरू की थी। और तो वो कहीं ना कहीं ये दिखाने के लिए था कि मोदी के हमारे सामने पास अगर कोई है तो अगर मोदी के सामने, बिल्कुल मोदी के सामने कोई है तो तो वो राहुल है। यानी गठबंधन के सामने खुद ना कह करके कि राहुल ही हैं मोदी के सामने, एक इस तरीके से ये दिखाया जाए जिससे ये दिखे गठबंधन को कि नहीं राहुल ही हैं और हमको अब गठबंधन को इसको अपना नेता इनको मान लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये एक स्ट्रेटजी थी, हालांकि वो स्ट्रेटजी काम नहीं आई और अलग अलग सभी राज्यों में देखिए पूरा गठबंधन जो इंडी गठबंधन था जो यही बात कर रहा था कि मोदी के विरोध में, कुमार जी वही छोड़कर और सबसे पहले जिसने शुरुआत की थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राजेश जी, कि जिसने शुरुआत की नीतीश वही एनडीए में चले गए, उन्हीं को नहीं समझ में आ रहा था कि कुछ कर पाएंगे यहाँ पे। उसके बाद देखिए ममता बनर्जी, यानी जितने भी बड़े नेता थे धीरे धीरे करके, और खुद कांग्रेस को अगर देखिए गठबंधन के अंदर जो स्थिति कांग्रेस की थी, वो कोई भी घटक दल उसका, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे ममता बनर्जी हो, वो कोई नहीं चाहता था कि उसको अपने राज्य में वो सीटें भी दें। उसको लेकर के लगातार बैठकें होती रहीं, लेकिन कहीं पे भी कोई नतीजा नहीं निकला। थोड़ा बहुत कहे उत्तर प्रदेश में चीज़ें थोड़ी सी बात बनी, लेकिन जितनी बड़ी ये पार्टी है कांग्रेस, उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं है जी। उस हिसाब से सही बात है चतुर्वेदी जी, क्योंकि जिस तरह से गठबंधन की यदि बात की जा रही तो कई जगह तो सीट शेयरिंग को देखा हमने कि भाई सामंजस्य नहीं बन सका, अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और उसके बाद गठबंधन की भी बात करें तो ये बात भी कहीं ना कहीं जनता की समझ तो आ ही जाती है।
राजेश, सबसे बड़ी बात क्या है, गठबंधन के ये जो घटक दल हैं, ये समय समय पर एक दूसरे पर कीचड़ उछालते भी रहे हैं अलग अलग समय पर, और ये उनके खिलाफ भी लड़ते रहे हैं आपस में। अब क्या होता है, जब चुनाव आता है तो इनको, केंद्र का जब चुनाव आता है तो दिल्ली की गद्दी पर, क्योंकि सबसे प्रभावी जो गद्दी है देश के अंदर वो दिल्ली की होती है, तो ये सब मिलकर उस पर कब्जा करना चाहती हैं। जब किसी वक्त में ये सारे दल कांग्रेस के खिलाफ ऐसे ही लड़ा करते थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद में ये सरकार बना लिया करते थे, फिर 2-2.5 साल में टूट जाया करती थी। इसमें बड़े बड़े नेता शामिल रहे, चाहे विश्वनाथ प्रताप सिंह रहे हों, चाहे मुलायम सिंह जी। आपको याद होगा कि मुलायम सिंह, इससे पहले जब भी चुनाव हुए मुलायम सिंह थे, तो ये जो तीसरा मोर्चा मुलायम सिंह ही बनाया करते थे और हमेशा तीसरा मोर्चा वो बनाते थे, और जा कर चाहे लालू हों, सबके पास जा के बाकायदा जो है सबको मना करके, और ये आपके ममता बनर्जी वगैरह सबको, और एक इकट्ठा जरूर करते थे, लेकिन फिर भी चुनाव आते आते वो सब चीज़ें फिर से बिखर जाती थी। 77 के चुनाव में जब जनता पार्टी के हुआ, चौधरी चरण सिंह जैसे नेता थे उस वक्त, तो और ये सब भी इसी तरह बिखर गए थे। बिखर करके इन्होंने उस वक्त मट्टी बड़ी खराब की थी। अगर अब एक गठबंधन की बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, आपको सिन्हा जी अच्छी तरह याद होगा कि 2004 में जब इंडिया शाइनिंग बीजेपी ने नारा दिया था, और उस वक्त कांग्रेस का जो यूपीए गठबंधन सत्ता में आया था, उस वक्त एक नेता हुआ था, श्रीमती सोनिया गांधी। उस वक्त उन्होंने पर्सनल पेन लिया था, अपने घर से निकलकर पैदल पैदल, वो जो है रामविलास पासवान के भी घर जा रही थी। उन्होंने जिस तरह का एक्ट किया था वो बाद में उनमें भी देखने को कभी नहीं मिला, और सिर्फ यूपीए और मनमोहन सिंह को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। लोग कुछ भी कहें, उनके ऊपर विदेशी होने की छाप थी, उन्होंने जो है प्रधानमंत्री बनाया। 10 वर्ष सरकार चली, 4 से 9 तक चली। उसके बाद 9 के चुनाव में कोई भी उनको जो है शिकस्त नहीं दे पाया, और पावर से आए। ये सारी जो मनमोहन सिंह जैसे शांत नेता प्रधानमंत्री के रूप में बैठे, जिनको मौनी बाबा जैसा नाम दे दिया गया, उस तरह का गठबंधन किसी में दिखाई नहीं दिया। और अब ये गठबंधन देखिए, इसे लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये जो चुनाव का इस वक्त दिख रहा है, बीजेपी इसमें कहीं शिकस्त पाती नहीं दिख रही है, क्योंकि उसका विरोधी जो खेमा है उसके अंदर खुद ही आपसी जो है हड़कंप मचा हुआ है। सबको गद्दी चाहिए, सबको जो अपने स्वार्थ पूर्ति चाहिए। मैं नहीं समझ सकता कि सिन्हा जी इस चुनाव का बीजेपी एनडीए के विरोध में कोई बड़ा रिजल्ट आए। आप क्या समझ रहे हैं इसे? नहीं, बिल्कुल सही। निश्चित तौर पर तो ये यहाँ पर कुर्सी की लड़ाई है, और यही वो खींचतान है कि एक दूसरे के विरोधी कहे जाने वाले आज एक साथ हैं। और वही जो सतीश जी कह रहे थे कि इस बार चुनाव सिर्फ मोदी और मोदी विरोधियों के पीछे है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, सुनील जी और संदीप जी। तो देखिए, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी है। देश भर में 102 सीटिंग पर वोटिंग हो रही है, और यदि बात मध्य प्रदेश की करते हैं तो मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर मतदान है, और इसमें लगातार सुबह से मतदाता बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अभी तक 44% से ज़्यादा मतदान हो गया है। थोड़ी सी गर्मी की वजह से मतदान ज़रूर थमा है, लेकिन शाम को 6 बजे तक मतदान है, और ये भी कयास लगाया जा रहा है कि मतदाता इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, ये प्रतिशत और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। न्यूज़ वर्ल्ड लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है, और आगे की अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।